लद्दाख में टेम्परेचर 0 से भी कम है, लेकिन वहां के लोगों के अंदर जो गुस्सा भरा है उसका तापमान बहुत ऊंचा है। क्या है कंट्रोवर्सी, इन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि सोनम वांगचुक साहब अभी फास्ट पर बैठे हैं। तो हमारे साथ हमारे प्रिय धनंजय सर हैं। और सर, हमेशा की तरह मेरा पहला सवाल सर, क्या है ये कंट्रोवर्सी? ये जो लद्दाख की पूरी कंट्रोवर्सी है, इसको हमें आर्टिकल 370 के साथ जोड़ के देखना होगा। आप सब दर्शकों को पता है कि 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था और आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। स्पेशल स्टेटस। और लद्दाख पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया तो उसके बाद से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अच्छा। ठीक है। अब जब से वो यूनियन टेरिटरी का पार्ट बना है, वो एक अलग जम्मू एंड कश्मीर से अलग हुआ है, तो वहां पे बहुत सारी इश्यूज आने लगे हैं। और अभी वहां के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर बहुत लो है लेकिन लोगों का गुस्सा बहुत हाई है सर। आपने सुना होगा सोनम वांगचुक साहब, जिन्होंने 3 इडियट्स में जिनका कैरेक्टर आमिर खान साहब ने किया था, वो भी फास्ट पे हैं। 21 दिन से फास्ट पे चल रहे हैं। उनकी 2 डिमांड है। पहला, लद्दाख को स्टेटहुड देना, लद्दाख को स्टेटहुड देना मतलब लद्दाख को स्टेट बनाना। दूसरा कि लद्दाख को शेड्यूल 6 का स्टेटस देना, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जनरली वहां पे 4 स्टेट को मिला हुआ है। तो ये पूरा कंट्रोवर्सी है। तो सर, क्या ये माना जाए कि उनका डिमांड सही है? देखिए, डिमांड सही है कि नहीं है, मैं कहूंगा ये जब तक इस पूरे प्रकरण को नहीं समझेंगे, हमें उनकी मांग जेन्युइन है या नहीं है ये हमें समझ नहीं आएगा। मैं अभी जब आपको ये पूरा मुद्दा समझा लूंगा, तब मैं इस आंसर को फिर आपको बताऊंगा कि ये मुद्दा, ये जो उनकी प्रोटेस्ट है वो कितना सही है। चलिए समझते हैं इसको थोड़ा। मैंने जैसा बताया कि लद्दाख पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है। जब हिस्सा हुआ करती थी तो लद्दाख को एक उसमें भी स्पेशल रिजर्वेशन मिला। अच्छा। लद्दाख मतलब लद्दाख के लोगों का रिप्रेजेंटेशन पक्का था जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट असेंबली में। उनकी 4 सीट फिक्स्ड हुआ कर, 4 सीट फिक्स थी स्टेट असेंबली में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 सीट फिक्स हुआ करती थी। इसका मतलब है लद्दाख के पीपल का रिप्रेजेंटेशन असेंबली में भी एंड काउंसिल में भी, दोनों जगह हुआ करती थी। लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा, अभी हमने देखा 370 हटा दिया गया और उसको लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब जब से लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी है, तब से जो उनका रिप्रेजेंटेशन असेंबली में होना चाहिए था वो नहीं रहा। अब उनके पास 4 रिप्रेजेंटेशन स्टेट असेंबली में भी नहीं है और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नहीं है। इस वजह से वहां के लोगों को लग रहा है कि हमारी डिमांड, हमारी नीड, उन सब हमारी बातों को रखने वाला कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सर, इसमें हम लोग बार बार एक चीज देख रहे हैं कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बीच में आ रही है। हाँ, एक ये भी इशू है, थोड़ा इसको और समझते हैं। हमने 2 तो कहा उनकी डिमांड है, एक स्टेटहुड का और दूसरा शेड्यूल 6 का। अब स्टेटहुड में एक और इशू आया है, वो प्रोटेस्ट और क्यों कर रहे हैं समझिए। जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया, तब से वहां पे कोई भी अपना लद्दाख का पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। जैसे बिहार को देखें तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, हम पूरे यूनियन लेवल पे देखें, हम पूरे भारत लेवल पे देखें तो यूपीएससी है, यूपी का यूपीपीसीएस है, झारखंड का झारखंड। वैसे ही लद्दाख का, सिंस उनको कोई स्टेटहुड नहीं मिला हुआ है, उनका कोई अपना पब्लिक सर्विस कमीशन स्पेसिफिक मतलब हाँ नहीं है। अब सिंस नहीं है, तो जब से आर्टिकल 370 हटी है, वहां कोई भी गस्टेड ऑफिसर की पोस्टिंग, कोई वैकेंसी ही नहीं निकली है, कोई ऑफिसर्स का वैकेंसी ही नहीं निकला, उनका अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ। वहीं पे जम्मू एंड कश्मीर में देखा गया कि जब से जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट किया गया, वहां पे 2 बैच सिविल सर्विस का
निकाल दिया गया, मतलब 2 अच्छा। बैच ऑलरेडी कमीशन हो गए और रिक्रूट। रिक्रूट हो गए, वैकेंसी निकली, रिक्रूटमेंट भी हो गया हम्म, और तीसरे बैच का रिक्रूटमेंट इन प्रोसेस है। अच्छा अच्छा। तो जितने समय में उनकी एक भी वैकेंसी नहीं हुई, उतने में जम्मू एंड कश्मीर की 3 वैकेंसीज ऑफिसर्स की ऑफिसर्स निकल के। गई। इसलिए उनको लग रहा है कि एक रिप्रेजेंटेशन नहीं, दूसरी नौकरी नहीं, हम्म। तो और तीसरा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे शेड्यूल 6 पे, वो मैटर है। हाँ सर, ये भी सर एक है सर हम्म, मुद्दा कि ये शेड्यूल 6 यानी अनुसूची 6 की बातें कर रहे हैं सर। हाँ वो चाहते हैं कि हाँ। उनको शेड्यूल 6 में डाला जाए। हम्म थोड़ा इसका भी समझिएगा, हम्म। बड़ा ही 2-3 पॉइंट हैं और मैं कहूंगा कि बाबा रिसर्च करके और हमने उस चीज को समझा है, जी थोड़ा सर। सा समझते हैं। हम्म शेड्यूल 6 की मांग क्यों कर रहे हैं? हम्म देखिएगा, पहली बात देखा गया 2022 में कि लद्दाख में करीब 4.5 लाख टूरिस्ट गए। 4.5 लाख। 4.5 लाख। और उनकी पॉपुलेशन कितनी है आप बता सकते हैं क्या? हम्म, उनकी पॉपुलेशन कितनी है? मात्र 2,70,000। तो पॉपुलेशन 2 लाख, लोकल 2,70,000 और टूरिस्ट 4 लाख। 4,50,000। हाँ इकोनॉमिक फायदा हुआ, हम्म लेकिन वहां के लोगों को लग रहा है कि जो लद्दाख है, लद्दाख में जो उसका एक फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है, जो हम्म सारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, इन टूरिस्ट की वजह से वो सारा इकोसिस्टम हम्म खराब हो जाएगा। हम्म पहली बात, हम्म इसलिए वो कह रहे हैं कि शेड्यूल 6 दोगे तो हम आउटसाइडर को क्या कर सकते हैं? हम्म। रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात देखिएगा, दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा कि चाइना और इंडिया हम्म। का स्टैंड ऑफ भी लद्दाख में हुआ हाँ जी सर। और इंडिया ने लद्दाख के काफी पार्ट को मिलिटराइज्ड कर दिया। हम्म वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े लेवल पे बना, रोड कंस्ट्रक्शन हो, बॉर्डर तक जाने की जगह हो। इससे भी वहां के लोगों को लगा कि हमारा इन्वायरमेंट को क्या हो जाएगा? हम्म नुकसान हो जाएगा। जो हम्म ये टूरिस्ट भी आ रहे हैं, कुछ दिनों बाद ये भी क्या होंगे? हम्म। खत्म हो जाएंगे। इस पे से मैं बस हाँ जोड़ना प्लीज, चाहूंगा जी बात सर जी कि जी एक जी। जिंगजियांग प्रोविंस जहाँ तक हाँ सर हाँ मुझे हाँ, जानकारी है, एकदम जिंगजियांग प्रोविंस सर चाइना में है और वहां से सर टेररिस्ट एक्टिविटीज भी देखे जा रहे थे एकदम लद्दाख में। एकदम तो एकदम। लद्दाख का ये मानना है कि तो ये यही पॉइंट है हम्म सर, क्योंकि जब दोनों में स्टैंड ऑफ है स्टैंड इंडिया ऑफ एंड है। चाइना में, हम्म तो हो सकता है चाइना हम्म। इन्फिल्ट्रेट कराए हाँ जी सर। और उससे क्या हो, लद्दाख की जो भोली भाली जनता है हम्म उनको दिक्कत हो। ठीक है। हम्म तीसरा जो पॉइंट देखने को मिला है हम्म सर, कि यदि इनको शेड्यूल 6 मिल जाएगा हम्म लद्दाख को, हम्म। तो वो अपने कल्चर को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोटेक्ट कर वाटर को, पाएंगे। फॉरेस्ट को, अब ये भी देखा जा रहा है बाहर आके माइनिंग भी कर रहे हैं। हम्म। तो कह रहे हैं आप यदि हमें शेड्यूल 6 दे दोगे हम्म तो क्या होगा? एक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, हम्म हमारा इन्वायरमेंट भी बचा रहेगा, हम्म। हमारा मिनरल रिसोर्सेज भी बचा रहेगा और हम अपने आप को बाकी के कंपैरिजन में प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। तो तो इसलिए सर। वो शेड्यूल 6 अपनी हम्म कल्चर, अपनी लैंग्वेज, हम्म अपनी रिसोर्सेज, अपनी एनवायरनमेंट को हम्म। प्रोटेक्ट करने के लिए मांग रहे हैं। तो सर सरकार इसके लिए क्या बहुत सीरियस है और क्या सरकार, ऐसा आपको लगता है सर कि सरकार कुछ इसमें एक्टिव रोल प्ले करेगी? देखिए अभी तक तो जिस तरह की बातें हुई हैं, अभी तक बहुत एक्टिव रोल नहीं दिखा है और हम्म मैं इसी को लेकर बहुत कंसर्न हूँ, हम्म क्योंकि लद्दाख बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, हम्म। बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। आप उसके मैप को देखें तो ऊपर आपको कारगिल दिखेगा, कारगिल जी सर, स्ट्रैटेजिक पॉइंट है सर। स्ट्रैटेजिक पॉइंट। और स्ट्रैटेजिक एक और पॉइंट बात मैं बताना भूल गया, है। एक पॉइंट मिस हो गया, कि वो शेड्यूल 6 की मांग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वहां की बहुत बड़ी, हम्म मोर देन 90% पॉपुलेशन ट्राइबल है। यस तो एग्जैक्टली इसलिए भी सर। वो चाहते हैं कि उनको शेड्यूल 6 का दर्जा दर्जा मिले। मिले, ताकि वो अपनी कल्चर, संस्कृति, लैंग्वेज सबको प्रोटेक्ट कर सके। हम्म अब आइए, क्या लद्दाख का स्ट्रैटेजिक पॉइंट है? हम्म लद्दाख बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, उसके मैप को देखिए हम्म तो हम देखेंगे बड़ा ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। हम्म स्ट्रैटेजिक पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर में आपको कारगिल दिखेगा, ठीक है, आप इधर वेस्ट साइड आएंगे तो आपको पाकिस्तान दिखेगा हम्म और इस साइड देखें तो चाइना है। बड़ा ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। हम्म आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान के साथ 1947 से हम वहां कॉन्फ्लिक्ट में हैं हम्म और चाइना के साथ 1959 से कॉन्फ्लिक्ट में है। हम्म। तो ये बड़ा ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट फ्लैश है। इसको फ्लैश प्लस पॉइंट सर। एकदम, हाँ। दूसरी सबसे बड़ी बात सर, सोचिए, इमेजिन कीजिए हम्म यदि हमने इस मैटर को रिजॉल्व नहीं किया,
तो देखिए हमारा मिलिट्री स्टैंड ऑफ चाइना के साथ ऑलरेडी चल रहा है। अब यदि हम वहाँ लोकल पॉपुलेशन भी हमारे सपोर्ट में नहीं होगी तो चाइना को बहाना मिल जाएगा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने को, प्रोटेस्ट खड़ा करने को, और भारत के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। अब इन्हीं सब बातों को देखते हुए मुझे लग रहा है सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी बैठाई है। इस हाई पावर्ड कमेटी में 17 लोग हैं। 17 लोग हैं, लेकिन और आपको जान के हैरानी होगी कि जो इनको हेड कर रहे हैं स्टेट होम अफेयर्स माननीय नित्यानंद राय जी कर रहे हैं। नित्यानंद राय जी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इस हाई पावर्ड कमेटी की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है उनकी रिप्रेजेंटेशन इस हाई पावर्ड कमेटी में भी नहीं है। ये सर साइमन कमीशन की तरह बात हो हाँ, मतलब उनको एक लगता तरह है की कि हमारा ही रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, बॉयकॉट ही कर दो तो भाई। बाइकआउट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार को वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, कमिटी का मेंबर बनाना होगा, और उनके जो मुद्दे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ मुद्दे उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उनके स्टेटहुड के मुद्दे को, उनके शेड्यूल 6 के मुद्दे को, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने के मुद्दे को, इस पे गंभीर विचार करना चाहिए और जल्दी से जल्दी एक उचित स्टेप लेना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन है सर। एक जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, एक जगह फास्ट चल रहा है, 6 शेड्यूल कमिटी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि सर मैंने आपसे जो समझा कि जो सॉल्यूशन हो सकता है बैलेंस करने का, कि लोगों को उसमें इंक्लूसिव रखा जाए, इंक्लूसिव रखना होगा। और इस इंक्लूजन से क्या होगा, जिस तरह 2019 में खुश थे कि आर्टिकल 370 हट गया, आज वो दुखी हैं, मैं कहूंगा उनके हमें खुशी को ध्यान में रखते हुए, स्ट्रेटेजिक नीड को बैलेंस करते हुए, उनकी डिमांड को बैलेंस करते हुए एक अप्रोच, एक स्ट्रेटेजी के साथ इस मैटर को एज सून एज रिजॉल्व करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू फॉर सो योर मच टाइम। सौरभ सर। हम लोग फिर मिलेंगे अगले डिस्कशन में कल और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।